हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो एग्ज़ाम है वो बिहार पुलिस का है, तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगामी 7 और 15 तारीख के लिए भी बिहार पुलिस होने वाले बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और कल हमारे डीएम एक्सप्रेस की तरफ से बीपीएससी का जो क्वेश्चन हुआ था उसका हिस्ट्री का सॉल्यूशन हुआ था। आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला, दिखा कि आप लोगों ने देखा है उस वीडियो को, बहुत ज़्यादा लाइक किया है, बहुत ज़्यादा शेयर किया है। इसके लिए धन्यवाद डीएम एक्सप्रेस की तरफ से और पूरे डीएम एक्सप्रेस टीम की तरफ से आपको धन्यवाद। तो इसी तरह प्यार बना करके रखे सभी बच्चों को मैं कह रहा हूं। आइए, आज जो टॉपिक मैं हिस्ट्री का लेकर के आया हूं वो अभिलेख से संबंधित है। आज जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूं वो अभिलेख से संबंधित है। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहकर, एपिग्राफी कहकर बोला जाए तो पूरा लेखा शास्त्र कहकर, पूरा लेखा शास्त्र कहकर पुकारा जाता है। सीधे से शब्दों में बात करेंगे तो अभिलेख क्यों जारी किया जाता है? तो प्राचीन भारत में जन कल्याण हेतु राजा जो भी सुधार कर रहा था उसे अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा था। उसमें जन कल्याण की बातें तो होती ही थी, उन अभिलेखों में जन कल्याण की बातें तो होती ही थी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो राजा की उपलब्धियों का भी विवरण होता था। जन कल्याण के साथ साथ राजा अपनी उपलब्धियों को भी दर्शाता था। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का था। सिंधु घाटी सभ्यता उसका था, लेकिन चूंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है इसलिए जानकारी का अभाव है। चूंकि लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है, इसलिए जानकारी का अभाव है। पहली जो ज्ञात लिपि की जानकारी हुई वो ईरान के राजा दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के द्वारा जारी किया गया। डेरियस प्रथम के द्वारा ईरान के पहले राजा हुए, ईरान के जो राजा थे दारा प्रथम, विश्व में पहली बार अभिलेख जारी करने की शुरुआत जो है ईरान के राजा दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के द्वारा सन 1400 ईसा पूर्व में, 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख जारी करने की शुरुआत की गई। उनके जो अभिलेख थे उसे बुगाजकोई अभिलेख कहा जाता है। बुगाजकोई अभिलेख, इसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। इसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है पहली बार इसी बुगाजकोई अभिलेख में भारत और ईरान के बीच व्यापार संबंध का उल्लेख मिलता है। व्यापार संबंध की पहली बार चर्चा, अगर साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे तो हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका में पहली बार भारत और ईरान के बीच व्यापार संबंध की चर्चा मिलती है। लेकिन अभिलेखीय स्रोत की बात करेंगे तो दारा प्रथम के बुगाजकोई अभिलेख में पहली बार भारत और ईरान के बीच व्यापार संबंध का उल्लेख मिलता है। इसी अभिलेख में वैदिक कालीन 4 प्रमुख देवता, वैदिक कालीन 4 प्रमुख देवता कौन कौन? पहला इंद्र, दूसरा मित्र, तीसरा वरुण और चौथा
नासत्य की चर्चा मिलती है तथा वरुण की तुलना ईरान के सबसे प्रमुख देवता अहूर माजदा से की गई है। ईरान के सबसे प्रमुख देवता अहूर माजदा से की गई है। तो विश्व में पहला जो राजा था ईरान का, दारा प्रथम, जिसने अभिलेख जारी करने की शुरुआत की। इनकी जो लिपि थी वो क्यूलिकोण लिपि थी। इनकी जो लिपि थी क्यूलिकोण लिपि थी, जिसे अच्छे से पढ़ा गया। क्यूलिकोण लिपि, क्यूलिकोण लिपि को एक अन्य नाम से जाना जाता है, कीलाक्षर लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस लिपि में बोगाज कोई अभिलेख जारी किया गया जिसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पहली बार भारत और ईरान के बीच व्यापार संबंध का उल्लेख मिलता है, जिसमें वैदिक कालीन 4 देवताओं की चर्चा है। अब कहेंगे कि भारत में अशोक, जी हां अशोक प्रथम ऐसा राजा था जिसने ईरान के राजा दारा प्रथम से प्रेरित होकर, ईरान के राजा दारा प्रथम से प्रेरित होकर के अभिलेख जारी करने की शुरुआत की। अशोक जो है ईरान के राजा दारा प्रथम से प्रेरित होकर के अभिलेख जारी करने की शुरुआत करता है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? प्रथम शिलालेख, जिसकी संख्या 14 है। दूसरा स्तंभ लेख, जिसकी संख्या 7 है। और तीसरा गुहालेख, जिसकी संख्या 3 है। जी हां, अशोक ने ईरान के राजा दारा प्रथम या डेरियस प्रथम से प्रेरित होकर के अभिलेख जारी करने की शुरुआत की। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। प्रथम शिलालेख, जिसकी संख्या 14 है। दूसरा स्तंभ लेख, जिसकी संख्या 7 है। तीसरा गुहालेख, जिसकी संख्या 3 है। अशोक के अभिलेखों को 1850 ईस्वी में टी पैंथलर के द्वारा खोजा गया। अशोक के अभिलेखों को 1750 ईस्वी में टी पैंथलर के द्वारा खोजा गया। वहीं 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ने में सफलता पाई गई। अशोक के अभिलेखों को पाली, प्राकृत, ग्रीक, आरामाइक, खरोष्टी और सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। अशोक के अभिलेखों में पाली, प्राकृत, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। पत्थरों को तराश करके जो शब्द अंकित किए जाते हैं उसे शिलालेख कहकर पुकारा जाता है, जिसकी संख्या 14 है। लकड़ी तथा लोहे की तस्तरियों पर जो शब्द अंकित किए जाते हैं उसे स्तंभ लेख कहकर पुकारा जाता है, जिसकी संख्या 7 है। मंदिर तथा गुफाओं की दीवारों पर जो शब्द अंकित किए जाते हैं उसे गुहालेख कहकर पुकारा जाता है, जिसकी संख्या 3 है। अशोक ने जन कल्याण हेतु अभिलेख जारी करने की शुरुआत की। आगे चल करके संस्कृत भाषा का, ये तो भाषा हो गई कि पाली, प्राकृत, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि में अभिलेख जारी किया गया अशोक के द्वारा। वहीं संस्कृत भाषा में पहला और सबसे बड़ा अभिलेख जो था वो रुद्रदामन का
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सुदर्शन झील के निर्माण की बात कही गई है। सुदर्शन झील के निर्माण की बात कही गई है। इसी अभिलेख में यह वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुजरात के प्रांतपति पुष्यगुप्त की सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। वहीं मौर्य शासक अशोक ने अपने गुजरात के प्रांतपति तुसाफ की सहायता से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। इसके साथ साथ आगे चल करके शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने अपने गुजरात के प्रांतपति सुविशाख की सहायता से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। आगे चल करके गुप्तों के काल में स्कंद गुप्त ने अपने गुजरात के प्रांतपति पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित की सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो याद रखेंगे कि पहली बार रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ही चंद्रगुप्त मौर्य की सूचना मिलती है, और जिसका साम्राज्य विस्तारीकरण सुदूर पश्चिम भारत तक, बोला जाए तो काबुल, कंधार, मकरान और हेरात तक था। तो ये तो संस्कृत भाषा की बात हो गई। अब जो हिंदी भाषा की बात करेंगे तो हिंदी भाषा में जो एकमात्र अभिलेख लिखा गया, हिंदी भाषा का पहला अभिलेख जो जारी किया गया, पहला अभिलेख 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में जारी किया गया। किसने? सेन वंशीय राजा विजय सेन के द्वारा देवपाड़ा अभिलेख, जी हां, देवपाड़ा अभिलेख जारी किया गया, जिसमें सेन वंश की वंशावली दी गई है। इसी अभिलेख में सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन को माना गया, वहीं सेन वंश का सबसे प्रतापी राजा लक्ष्मण सेन को माना गया तथा सेन वंश का अंतिम राजा लक्ष्मण सेन को माना गया। वहीं सेन वंश का सबसे विद्वान राजा बल्लाल सेन को माना गया, जिसने दान सागर और अद्भुत सागर नामक पुस्तक की रचना की। पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे तो मुद्रा, मंदिर निर्माण कला और अभिलेख की बात आती है। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो 1861 में स्थापित है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा स्थापित किया गया, वो कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से इन सभी पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी देता है। अगले वीडियो में हम लोग साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा करेंगे और नेक्स्ट इतिहास की बात करेंगे। मैं बताऊंगा कि मैं अगले टॉपिक में क्या पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।